आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी नागफनियों के बीच। संतोष श्रीवास्तव जी अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की संस्थापिका हैं, जो साहित्य तथा कला के विभिन्न क्षेत्रों में नवांकुरों और टैलेंट हंटिंग का कार्य करती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। न जाने वो कौन सा संक्रांति काल था जब कुमुद की मेडिकल की पढ़ाई समाप्त हुई थी और अमेरिका में कार्तिक भैया ने उसके और माँ के लिए वीज़ा, पासपोर्ट और हवाई टिकटों का इंतज़ाम कर दिया था। बरसों से इंतज़ार करती माँ का चेहरा दमक उठा था। देर से सही, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। वहाँ तुम अपना क्लिनिक खोलना और सुख और शांति से भरी ज़िंदगी जीना। बहुत सहा हमने, बहुत ज़्यादा। वो कहना चाहती थी, क्यों माँ, तुम मुझे सागर में बूंद भर बनाना चाहती हो? क्यों चाहती हो कि मैं अपने टैलेंट को, अपने हुनर को यूं ज़ाया कर दूं? पर असमंजस में कुछ कर नहीं पाई। इधर तो सब खत्म हो ही चुका है। पिछले महीने भैया ने आकर मकान बेचने की लिखापढ़ी भी कर ली है। घर का फालतू सामान भी बेच दिया है। थोड़ा ज़रूरी सामान वो अपने साथ ले गए। थोड़ा माँ को लाने को कहा और जो बचे सब बेच कर आना। उधर इस सब की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत होगी भी क्यों? ये सब तो पापा के समय का वो आउटडेटेड सामान है जो अमेरिका जैसे भौतिक समृद्धशाली महादेश में खपेगा नहीं। वो क्या जानती नहीं कि वहाँ अपार्टमेंट होते हैं, वॉल टू वॉल कारपेटिंग होती है, दीवारों पर तीज त्यौहार का परिचय देता रंग रोगन नहीं बल्कि पेपर चिपका होता है। तरह तरह की आधुनिक सुविधाएं, कपड़े और बर्तन धोने की मशीन, माइक्रोवेव, बड़ा फ्रिज, कुकिंग रेंज, सोडा बनाने की मशीन, बॉटल खोलने की मशीन। उसके बीच फंसा आदमी भी एक मशीन। नालों से पानी की धार नीचे न जाकर ऊपर जाती है। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। घरेलू नौकर ढूंढे नहीं मिलेंगे। भैया, आखिर क्यों तुम इतने प्रभावित हो वहाँ से? क्या माँ, मीराबाई पैदा की है तुमने। लोग उस देश के सपने देखते देखते ज़िंदगी गुजार देते हैं और इसे आसानी से मिल रहा है तो इतने नखरे। भैया के कड़वे वचन उसे कुरेदते नहीं बल्कि तरस आता है भैया की सोच पर, माँ की लालसा पर। कैसी आसानी से पापा के बाद घर सहित उनकी सारी गृहस्थी बेच डाली है। पर माँ का भी दोष नहीं। एक तो वो महत्वाकांक्षी महिला रही हैं, जो वे करना चाहती थी नहीं कर पाई। असफलता हमेशा उनका आंचल थामे रही। दूसरे, पापा असमय चले गए और उनके जाने के बाद वे असहाय निरुपाय हो गई हैं। किसी ने उनकी पीड़ा नहीं बांटी। सब रो धोकर 13 दिन में लौट गए और चुप्पी साध ली। जबकि जिंदगी भर माँ पापा की ओर से ना तो कभी जायदाद में हिस्सा मांगा गया, ना किसी तरह की कोई सहायता, बल्कि पापा ही बुआओं की शादी में रुपया लेकर गए। चाचाओं के लिए भी नौकरी वगैरह की भागदौड़ की। पापा की सीमित गृहस्थी लेकिन असीमित आपसी लगाव। घर का हर कमरा हंसी ठिठोली, प्यार मनोहार से भरा होता। रात के खाने के समय का एक बड़ा हिस्सा उन चारों के ज्ञान को आपस में बांटने वाला होता। उस हिस्से से भी बड़ी शक्ति पाई है उसने, हर तरह की परिस्थितियों से मुकाबला करने की, जूझते रहने की। समय को हमेशा चुनौती माना उसने और इस तरह बड़ी ऊर्जा अर्जित करती रही वो। स्वभाव पापा का पाया, फकीरी, हर तरफ से निर्लिप्त। लेकिन कार्तिक भैया हूबहू माँ पर। इच्छा आकांक्षाओं का अंत नहीं। ये मानकर चलना कि यहाँ उनके टैलेंट की सही कीमत नहीं आकी जाएगी, सो विदेश प्रस्थान। ठीक उन्हीं क्षणों में वो भी ठान बैठी कि मेडिकल की पढ़ाई के बाद यहीं अपने देश में किसी पिछड़े इलाके में जाकर अपनी पढ़ाई को सार्थक करेगी। लेकिन ये बात उसने सभी से गुप्त रखी। हालांकि उसके फ़कीराना स्वभाव से परिचित माँ अक्सर टहोका मारती, ना जाने कहाँ की सन्यासिनी आ गई हमारे घर में। तो पापा हंसकर कहते, तुम ही बहुत प्रभावित रही इस कौन से, और जाओ हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर, जहाँ मिस लारा भी ललिता बनकर गेरुआ साड़ी ब्लाउज पहने पीले बटुए में अपना हाथ घुसाए हरे कृष्णा जपती रहती हैं। पता नहीं माँ पापा उसकी सोच और दृढ़ता को धर्म से क्यों जोड़ देते। वो चिढ़ जाती, मैं भगवान को नहीं मानती पापा, लेकिन बस कुछ अलग हटकर कर डालने की चाह है मन में। पापा उस वक्ती मजाक को उसका हौसला बढ़ाने में तब्दील कर देते थे और वो सर्वांग जोश से भर उठती थी। समय निकालकर उसने बारीकी से विवेकानंद और फिर मदर टेरेसा को पढ़ा।
अभिभूत थी वो इन दोनों महान हस्तियों से। उसके हाथ भी कुलबुलाते गरीब पिछड़े लोगों की सेवा करने को, कुपोषण के शिकार बच्चे, एनेमिक महिलाएं, दमा और गठिया से तड़पते बेहाल बूढ़े, क्या कुछ न कर डालने की ऊर्जा अंगड़ाई लेती उसके मन में। माँ बेचैन हो जाती। लड़कियां ऐसे रही हैं कभी? सीधी तरह शादी ब्याह करो, अपना करियर बनाओ, संड मुसंडों की राह मत पकड़ो। मन की भावना जिद बन जाती। दूसरों की सेवा करना संड मुसंडों की राह पर चलना हुआ, और शादी की गांठ बांध पराए मर्द को अपना सब कुछ सौंप कर कंगाल हो जाना भले मन उसकी राह हुई। तर्क अनेक, अंत यही, जो वो सोचती है वैसा करना नामुमकिन है। मौसम कमक उठा। शरद ऋतु की शीतल उज्जवल चांदनी में सब कुछ निखरा निखरा, पत्ते चमकते धुले धुले से। ऐसा ही माँ का मन चमक उठता जब वो भैया की भेजी ईमेल उन्हें पढ़कर सुनाती। कुमुद, जानता हूँ तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, पर यह मानकर चलो कि धरती का स्वर्ग बस यहीं है। हम सबके लिए बड़ा वाइड स्कोप है यहाँ, पूरा आसमान मुट्ठी में नज़र आता है, और तुम वहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। वक्त रहते यहाँ पैर जम गए तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। खुशियाँ कदम कदम पर बिछी हैं यहाँ। ना हवा में प्रदूषण है, ना पानी में। नदियों में शव, हड्डी, राख यहाँ नहीं बहाई जाती। शुद्ध निर्मल जल और उस पर तैरती नौकाएं। नौकाओं में ही रेस्टोरेंट। खाओ पियो गाओ बजाओ, हर लम्हा जियो और ज़िंदगी को फूलों में सहेजो। सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। सही है, इधर तो ज़िंदगी भर रिगदते रहो, एक क्षण भी सुख का नहीं बीतता। ज़िंदगी जीना तो कोई इनसे सीखे। हम लोग तो ज़िंदगी ढोते हैं क्योंकि हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। भविष्य के लिए ज़िंदगी का हर सुख निछावर करते रहते हैं आज को भूलकर, और आज जब अतीत बन जाता है तो बिसूरते हैं। कुमुद ने कहना चाहा पर चुप्पी ज़्यादा सही लगी। माँ ने उससे ईमेल का प्रिंट आउट निकलवाया और देर तक पढ़ती रही। न जाने किस दुनिया में डूबती उतराती रही। अब लगता है माँ ने पापा के साथ रहकर कितना अपनी इच्छाओं को महसूसा होगा। सुबह उसने माँ को अपना फैसला सुना दिया। माँ, मैं नहीं जाऊँगी अमेरिका। इतने दिनों उनके मन में पल रहा संदेह सच बनकर सामने आ गया। फिर भी वे अवाक थीं। कहीं बौरा तो नहीं गई कुमुद? जानती भी है कि क्या बोल रही है तू? हाँ माँ, जानती हूँ। तुम भी जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने पिछड़े इलाके में रहकर प्रैक्टिस करने का पहले से सोच रखा था। अब तो गांव भी चुन लिया है, सतपुड़ा की घाटी में बसा घुटना गांव। माँ सहम सी गई। उनकी आंखों में एक साथ अंधेरे उजाले की परछाइयाँ तैरने लगीं। पूरे चांद की रात थी और निशब्द सन्नाटे में टपकती ओस की बूंदें उनके मत में मत रहे विचारों को व्याकुल किए थीं। उस एक खास हल्के से शोर सहित जो झींगरों का था, धीमा धीमा उदासी की परत बिछाता। बेटी उनके सपनों को कुचल रही थी। मैंने सरकारी सहायता के लिए अपील भी कर दी है। दवाएं, क्लिनिक, नर्स और कंपाउंडर, सारे साधन मिल जाएंगे मुझे सरकार की ओर से। माँ, तुम घुटना गांव के बारे में पढ़ो तो एक भी डॉक्टर नहीं है वहाँ। ओझा तांत्रिकों के बल पर टिका बेहद इंटीरियर में बसा आदिवासी गांव, पिछड़ा निरक्षर। माँ ने कातर हो उसके दोनों हाथ थाम लिए। क्यों आग में झोंक रही है खुद को? साधन और सुविधाओं में क्यों नहीं जीना चाहती कुमुद? क्या वहाँ मैं चैन से रह पाऊंगी? अपनी जिद के साथ मुझे भी हल्कान किए डाल रही है। ये तुम्हारा भ्रम है माँ। साधन और सुविधाओं के साथ तुम मुझे आसानी से भूल जाओगी, लेकिन मैं समुद्र में बूंद नहीं बनकर रह सकती। जहाँ पहले से ही इतनी सुविधाएं हों, इतने डॉक्टर, अस्पताल, डिस्पेंसरी, वहाँ मेरा छोटा सा क्लिनिक क्या मायने रखता है? यहाँ मेरी ज़रूरत है। वे असहाय हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं। माँ ने हथियार डाल दिए। अब वे इंतज़ार करने लगीं अपने जाने का, विदेश प्रवास जो शायद उनका बरसों पुराना स्वप्न था। बहुत कुछ करने की चाह थी उनकी। पापा के रहते वे कभी घर में नहीं बैठीं। मंच अभिनय का शौक़ था उन्हें। शहर की नाटक मंडली में खास जगह थी उनकी। कई नाटक स्टेज किए पर सफल नहीं हुए। वे एक ही उड़ान में पूरा क्षितिज पा लेना चाहती थीं। सुविधा संपन्न घर, हाई सोसाइटी में उठना बैठना, अमीरों से दोस्ती की कोशिश ही शायद उनकी सफलता में आड़े आई हो। और कुमुद को इंतज़ार था सरकारी मदद का, और कार्तिक भैया उतावले थे माँ और कुमुद के लिए कि वे आकर उसकी समृद्धि देखें कि उनके कार्तिक ने कितनी सुंदर लंबी गाड़ी खरीदी है, कि कितना प्यारा अपार्टमेंट है उसका जहाँ सारे आधुनिक उपकरण हैं।
बर्फीली ठंडी हरी भरी वादियाँ हैं। लेकिन भैया ये भी क्यों नहीं बता देते माँ को कि वहाँ का घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, नौकर नहीं होते वहाँ। ये भी क्यों नहीं बता देते कि अपनों के लिए कितना तरसना पड़ता है वहाँ। अचानक मिला एक भारतीय कितनी खुशी दे जाता है, ये भी तो बता दो माँ को। प्रवासी पक्षी भी बर्फ़ पिघलने पर अपने अपने देश लौट जाते हैं। नहीं, वो प्रवासी नहीं बनेगी, उसे यहाँ के लिए बहुत कुछ करना है, शायद इतना कि ये जीवन ही छोटा हो। जिस दिन माँ की अमेरिका के लिए फ़्लाइट थी, उसी दिन शहर के मशहूर समाजसेवी उद्योगपति ने उसे एक जीप दान में दी थी। उसकी खुशी का पारावार न था। बिनती चिरौरी करती रोती बिलखती माँ को वो इसी जीप में एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। एयरपोर्ट पहुंचकर माँ शांत दिखीं। बेटी के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कुमुद, तेरी जिद के आगे मैं हारी, तेरा मिशन सफल हो यही प्रार्थना है। आंसू नहीं बहे कुमुद के, बल्कि पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। थैंक यू माँ, उधर तुम्हारा मन लग जाएगा, मेरे लिए परेशान मत होना। हवाई जहाज उड़ चला और उसकी जीप लौट पड़ी दुर्गम रास्तों पर। लगातार 2 दिन की यात्रा के बाद वो पहुंची घुटना गांव। पूरी सरकारी सहायता सहित 2 नर्स, कंपाउंडर, डिस्पेंसरी के लिए दवाएं, सारा सामान जो इलाज के लिए ज़रूरी था। लगभग 100 कच्चे घरों का छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, पानी बिजली की कोई सुविधा नहीं। पंचायत राज की जहरीली राजनीति छू तक नहीं पाई है गांव को। सभी आदिवासी, काले, ऊंचे, तगड़े। औरतें ब्लाउज नहीं पहनती। हफ्ते भर की मशक्क़त के बाद उसकी डिस्पेंसरी खुल गई। गांव भर में तहलका मच गया। डाकदरनी आई है, कुमुदनी बाई आई है, झुंड का झुंड लोगों का मिलने आता उससे, चाहे बीमार हो चाहे ना हो। एक जिज्ञासा कि कैसी हैं डाकदरनी बाई। जादू मंतर है उनके हाथ में, देखते ही देखते सर्दी खांसी बुखार छू, देवी है देवी। कुमुद मुस्कुराती। कितने भोले हैं ये आदिवासी, रूखा सूखा मोटा अनाज खाकर आधे अधूरे कपड़ों से ही संतुष्ट, बाहरी दुनिया के चकाचौंध से दूर, अपने अच्छे बुरे के लिए 7 देवों को जिम्मेदार मानने वाले। जीवन मरण सब इन 7 देवों की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। विवाह संस्कार आदि में भी ये इन्हीं 7 देवताओं से संबंधित मान्यताओं का कड़ाई से पालन करते हैं। ये गौंड आदिवासी मुड़िया माड़िया समुदाय में बटे हुए हैं। गौंड युवक युवती घोटुल में जाकर आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे को करीब से समझते बूझते हैं। घोटुल आदिवासी समाज का एक खास किस्म का क्लब है, जिसमें युवक युवतियों को नाचने गाने परस्पर मेलजोल बढ़ाने की आज़ादी रहती है। जो पसंद आ गया मुखिया के पास उसके विवाह की अर्जी पहुंच गई। माड़िया समुदाय के एक आदिवासी ने कुछ साल पहले 7 देवों को प्रसन्न करने के लिए एक कन्या की बलि दी थी। उसके बाद से वो एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाया। उसे सपने में वो लड़की भूत बनकर परेशान करती थी। मड़िया समुदाय का एक टोला इसी भूतनी के चक्कर में उजड़ गया। मान्यता हो गई कि उस इलाके में जहाँ नर बलि दी गई थी, रहने वाले के बच्चा नहीं होगा। कुमुद ने इसी इलाके में अपनी डिस्पेंसरी बनवाई। गांव में तो बिजली नहीं थी, लेकिन कुमुद की डिस्पेंसरी और डिस्पेंसरी से ही लगे उसके दोनों कमरों में पेट्रोमैक्स था। बाकी घरों में डिबरी टिमटिमाती। रात होते ही सन्नाटा छा जाता। हालांकि कई बार ऐसी सन्नाटे भरी रात में भी इमरजेंसी के केस देखने को गई है। ज़्यादातर मलेरिया या डिलीवरी के केसेस होते हैं। दोनों नर्सें उसके साथ ही रहती हैं। उसका खाना नाश्ता भी वे ही बनाती हैं। वो तमाम पगडंडियों पर घूम घूम कर मरीजों तक पहुंचती है। बड़ा सुकून मिलता है उसे ऐसा करते हुए। मन रम गया है यहाँ। लेकिन यहाँ तक अमेरिका की खबरें पहुँचना आसान नहीं है। जीप से रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, तब जाकर उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। चिट्ठियाँ लेने भी डाकघर जाना पड़ता है। माँ बहुत खुश हैं वहाँ, लेकिन उसे मिस करती हैं। भैया हमेशा व्यस्त रहते हैं, माँ अकेली पड़ जाती हैं। अब शादी हो जानी चाहिए कार्तिक की। कोई लड़की हो तो बताना, है ना, बिना ब्लाउज़ वाली आदिवासी। फ़ोन पर देर तक माँ की खिलखिलाहट सुनाई देती रही। चलो अच्छा हुआ, माँ ने मान लिया है कि कुमुद फ़कीरों की ज़िंदगी जिएगी। शादी ब्याह घर गृहस्थी बाल बच्चे उसकी फितरत में नहीं। होली का त्यौहार आ गया। गांव के किनारे बहती नदी के तट पर फाग गाती औरतें एक दूसरे पर पानी उछाल उछाल कर हंसती खिलखिलाती। महुआ फूलों से लद गया, हवा नशीली हो उठी।
जिस दिन होली जलनी थी उसके लिए खास आदिवासी नृत्य का आयोजन था। बीचों बीच होलिका रखी गई। गोल घेरे में सभी बैठ गए। उसके लिए कुर्सी रखी गई। कौड़ियों की माला पहने, बालों और कानों को लाल और पीले कनेर के फूलों से सजाए आदिवासी बालाएं झूम झूम कर नाचने लगीं। गांव के मुखिया के दोनों आवारा लड़के उसे हंस हंस कर देखते रहे। बीच बीच में आकर पूछ जाते, डाकदरनी बाई, कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, हम हैं किस दिन के लिए। कुमुद का मन नाच में नहीं लगा। अचानक माँ और भैया की याद बेचैन करने लगी। कार्तिक भैया को होली बहुत पसंद है। क्या पता वहाँ मना भी रहे होंगे या नहीं। यहाँ सभी कितने खुश हैं। घंटों तक चलने वाले नाच में औरत मर्द दोनों नाचे। शराब का दौर भी औरत मर्द में समान रूप से चला। मुखिया के लड़के बहकने तक पीते रहे और उसे तंग करते रहे, कभी कुछ कहकर कभी कुछ। वो खिन्न मन से घर लौट आई। माँ की याद वैसे भी मन में हिलोरे मार रही थी। मन में घुमड़ती रुलाई रोकी तो सिर दुखने लगा। सिर दर्द की दवा बिस्किट के संग लेकर सो गई। सुबह मुखिया को उनके लड़कों की हरकतों से आगाह जरूर करेगी। कितना मानते हैं मुखिया उसे, बेटी बेटी कहते रहते हैं। जब पहली बार उसने स्टेथोस्कोप लगाकर मुखिया की गर्भवती बेटी की जांच की थी तो चीख पड़ी थी, हाय दैया, ये क्या कर रही है डॉक्टरनी बाई, हमें टटोल रही हो। सभी हंस पड़ी थीं, दोनों नर्स और वो खुद। मुखिया ने बैलगाड़ी में बिठाकर उसे पूरा गांव घुमाया था। आदिवासियों के घर के हमेशा खुले रहने वाले दरवाजे देखकर चकित थी। बाबा, आप लोग दरवाजे खुले रखते हैं? हाँ बेटी, बंद करेंगे तो 7 देव नाराज़ हो जाएंगे। बंद दरवाज़ों पर भूतों चुड़ैलों का पहरा जो रहता है। वो मुखिया की बात सुनकर खामोश रही। गोबर मिट्टी से बनी घरों की उन दीवारों पर उसने निगाह टिका दी जिन पर गेरू छुई मिट्टी से सुंदर चित्रकारी की गई थी। घर की छत मंडप जैसी, जिस पर कुम्हड़ा, कचरी और ककड़ी की बेलें चढ़ी हुई थीं। खेतों में कोदो, कुटकी, मक्का, बाजरा की भरपूर फसलें, मीठे पानी के कुएं, गांव को त्रिकोण में घेरती नदी, शुद्ध छल छल धारा के किनारे की तलहटी के पत्थर तक दिखते हैं। गांव का एकमात्र गाम देवी का मंदिर, जहां हर पूर्णिमा पर मेला भरता है। ढोल मजीरे बजा बजा कर नाचते हैं ये लोग। ये बांसों पर पैर साध कर चलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे का भाव विभोर और माथा चूमते हैं। हम उम्र एक दूसरे का हाथ चूमकर स्वागत करते हैं। शाम गहराते ही खास खास मौक़ों पर शराब और नाच चलता है। नाच में स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। कहाँ से कम है भैया हम उस महादेश से, बताओ तो। सुबह मुखिया खुद ही डिस्पेंसरी आ गए, साथ में टोकरी भर गुड़ पगे बेसन के सेव, राजगिरे की लैया और तेंदू के पत्तों से बने दोने में ताज़ा घोटा हुआ खोवा, ऊपर से चिरौंजी की परत। तुम तो बेटी बिना होली का प्रसाद चखे ही उठाई थी रात में। हाँ बाबा, मन खराब हो गया था। मुखिया ने लाड़ से कुमुद को देखा। घर की याद सता रही थी? हाँ बाबा, वो हिम्मत कर सीधे मुद्दे पर उतर आई। बाबा, आपको पता है 7 समुंदर पार एक बहुत बड़ा धन दौलत से भरा देश है अमेरिका। मेरा घर वहीं है। मुखिया आंखें फाड़े समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ हूँ आपके साथ तमाम मुसीबतें झेलती, क्योंकि मैंने आप लोगों की सेवा का व्रत लिया है। लेकिन आपके दोनों बेटे। बस बस बेटी, समझ गए हम, अब आगे कुछ ना कहना, चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर बरगद के बने नीचे विशाल चबूतरे पर आए। जोर जोर से हाथ में पकड़ी लाठी पटकी। सब घरों से निकल कर आए, लेकिन सहमे हुए से। ये लाठी जब जब आवाज़ करती है कहर ढा देती है। इस गांव में मुखिया का कानून चलता है। देश की राजनीति कायदे कानून से इन्हें कोई मतलब नहीं है। सारे कायदे कानून खुद इनके बनाए हुए, सख्ती से सजाएं भी खुद इनकी तय की हुई। दोनों लड़के बुलाए गए। 2-2 लाठी खाकर चित्त हो गए। वो काँप गई। मुखिया ने दोनों लड़कों के कान पकड़कर उसके कदमों पर ला पटका। ससुरों, उद्धार करने आइए हमारा, नहीं तो मरते हर साल की तरह माता मोती झिरा से। मांगो माफ़ी। मशीन की तरह दोनों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी। मन का बोझ हल्का हुआ। अब वो औरतों के बीच अधिक रहती। उनकी तरह तरह की बीमारियां उसने दूर कर दी थीं और ये भी अच्छे से समझा दिया था कि गृहस्थी के लिए उनका कितना महत्व है। अच्छा खाना पीना मर्दों की तरह उनके लिए भी ज़रूरी है। आखिर वही तो संसार रचती हैं। कल भैया और माँ से फ़ोन पर बात हुई थी। यहाँ आने का भी तो सोचो कुमुद। हम कौन सा गांव छुड़ा रहे हैं तुमसे। महीने 2 महीने के लिए ही आ जाओ, हमारा भी मन लगा है तुम में। ठीक ही तो है,
इस बार वो मई में महीने भर के लिए अमेरिका हो ही आएगी। मई में उसे यहाँ आए 6 महीने हो जाएंगे। वो दिसंबर में यहाँ आई थी एंड क्रिसमस के दिन माँ की फ़्लाइट थी मुंबई से और दूसरे दिन वो यहाँ के लिए चल पड़ी थी। खूब ठंड पड़ती है यहाँ। दिन के 11 बजे तक पूरी घाटी कोहरे में डूबी रहती है। ठंड मार्च तक चलती है और होली के आते दिन गरमाने लगते हैं। लंबी लंबी दोपहरियाँ, नदी के तट पर न जाने कहाँ से हिरन चले आते हैं। 1-2 हिरन तो चौकड़ी भरते डिस्पेंसरी तक चले आते हैं। वो हिरनों के लिए बरामदे में कुछ ना कुछ खाने को डाल देती है। लहट गए हैं ये हिरन। अरे डॉक्टरनी बाई, हिरनों से फुर्सत मिले तो हमें भी देख लो। मुखिया के दोनों लड़के एक हफ्ते की खामोशी के बाद फिर सिर उठाने लगे थे। अब उनके साथ 1-2 आवारा लड़के भी आ जुटे थे। वो सिर से पैर तक गुस्से से कांप गई। झपट कर एक झापड़ रसीद किया। अब अगर दोबारा ये हरकत की तो खून पी जाऊंगी तुम सबका। लड़कों के लिए अप्रत्याशित था। अरे भैया भागो, काली मैया खप्पर लिए खड़ी हैं। भागे क्यों, पटक न दे दारी को, सारी अकड़ भूल जाएगी। कहते लड़के चले गए। वो जहाँ खड़ी थी वहीं जमकर रह गई। एक भय बिजली सा कौंध गया। कहीं लड़कों ने मिलकर उसे अकेली पा सुनसान घाटी में पटक कर। ओह, तब क्या होगा? क्या मुंह दिखाएगी वो भैया को, माँ को? इसी समाज सेवा का दावा करती थी वो। पिछड़े इलाकों में इलाज करने के लिए तड़पती थी वो। जब छूत की बीमारी से दर्जनों जानें चली जाती थीं तो वो प्रण करती थी कि वो इन्हें बचाएगी। लेकिन तब ये न सोचा था कि उसके पास है कोमल नाजुक औरत का शरीर और इस मर्दाना समाज में कदम कदम पर भेड़िए हैं। वो इन भेड़ियों से अपनी झोली में पड़ी लज्जा और इज्जत को बचाने के लिए आखिर कितना संघर्ष करेगी। अगर इन लड़कों ने कुछ कर ही डाला तो वो तो तबाह हो जाएगी। मन की दीवार ढहती गई, विश्वास टूटता गया। इस बियाबां में नागफनियों के बीच उसका टिकना असंभव है। उसे लौटना होगा, हाँ लौटना होगा। कई रातें आंखों में कट गईं। दोनों नर्सें खाना खाकर बिस्तर पर ढेर हो जाती थीं। झुटपुटा होते हिरन जंगल में लोप हो जाते थे, पर अब बरामदे में ही जमकर बैठे रहते। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि दोनों हिरनों को अपनी ओर टुकुर टुकुर देखते पाकर वहीं खड़ी हो गई। तभी अंधेरे और अकेलेपन से ढीठ हुए मुखिया के लड़के उसे ढकेल कर कमरे में घुस आए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर दोनों नर्सें भी बरामदे में आकर चीखने लगीं, दौड़ो बचाओ। लड़के उसे दबोचने ही वाले थे कि वो कूद कर बाहर आ गई। तब तक चीख पुकार से भीड़ जुटाई थी। कुमुद पर मानो दौरा सा पड़ गया। अरे क्या बुरा किया है मैंने? तुम लोगों के लिए ज़िंदगी के ऐशो आराम छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया। क्या इस दिन के लिए? क्या दूसरे शहर से आई लड़की की तुम्हारे टोले में यही दुर्दशा होती है? इसीलिए तुम लोग जहाँ के तहाँ हो और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नहीं रहना है मुझे यहाँ, कल ही चली जाऊँगी। कहती हुई कमरे में आई और भड़ाक से द्वार मूंद लिए कि पूरे 100 के 100 घरों में बुझी डिबरियाँ जल उठीं। लाठियाँ निकल आईं। औरतें चीखने लगीं, मारो मारो। सूने सन्नाटे थर्रा उठे। लाठियों की आवाज़ के साथ घोंसलों में दुबके पक्षी पंख फड़फड़ाते चहचहा उठे थे और थोड़ी देर में खूना खच्चर हुए मुखिया के लड़के अपने आवारा दोस्तों के साथ बरामदे में पड़े थे। मुखिया की आंखें झुकी हुई, भीड़ खामोश। वो कांपती हुई बरामदे में आई। बरामदा खून से लाल हो रहा था। अचानक उसके मन की डॉक्टर जाग उठी। अब और अधिक खून बहा तो जान के लाले पड़ जाएंगे। वो जोरों से पास खड़ी नर्सों कंपाउंडर को बुलाने लगी। डिस्पेंसरी में ले चलो इन्हें, गांव में टाँके लगाने पड़ेंगे। दवाएं ख़त्म हो रही हैं, शायद कल ही शहर फ़ोन करना पड़ेगा। और भीड़ खुशी से थिरक उठी। डॉक्टरनी बाई नहीं जा रही हैं, यहीं रहेंगी। और भोर की पहली किरण के धरती को छूते ही डॉक्टर कुमुदनी का चेहरा तेजोमय हो उठा। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी नागफनियों के बीच। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।